सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मेक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी का प्रदर्शन, 120 लोग घायल, मेयर की मौत से गुस्साए, राष्ट्रपति निवास की दीवारें गिराई, पुलिस पर हथौड़े लाठियों से हमला हुआ। जी हां दोस्तों, मेक्सिको में शनिवार को हजारों जेन जी बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसकों को मिल रही छूट, सार्वजनिक हत्या और सुरक्षा की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यह गुस्सा एक मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद और भड़क गया। मेक्सिको के पश्चिमी राज्य मिचोआकेन में 1 नवंबर को अरुपन के मेयर कार्लोस मंजो की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए जेन जी ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव, हथौड़े, फटाके और लाठियों के साथ ही जंजीरों से भी हमला किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं दोस्तों, राजधानी के सुरक्षा सचिव ने बताया कि प्रदर्शन में 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 पुलिस अधिकारी है। वहीं 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 19 नवंबर को मिलेगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपए दी जाती है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी जमा करवाई जाती है। अब दोस्तों, 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर को जारी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां दिल्ली के लिए रवाना, परिवार में बड़ा विवाद। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंदरूनी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रोहिणी आचार्य के विवादित बयान और घर छोड़ने के बाद अब परिवार की 3 और बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ पटना से दिल्ली रवाना हो गई। इससे संकेत मिल रहा है कि विवाद अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी गंभीर रूप ले चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई तेजस्वी यादव और उनके 2 करीबी सहयोगी संजय यादव और रमेश ने उन्हें अपमानित किया, उन्हें गंदी गालियां दी और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की भी कोशिश की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर बोले, आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ, अब दिल्ली मुंबई तक फैल गया। फारूक ने कहा था, हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ और धीरे धीरे मुंबई, पुणे, दिल्ली तक फैल गया। भारत पिछले 30 साल से आतंकवाद से चुनौती झेल रहा है। अब इस पर कठोर और असरदार एक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर आतंकी घटना में 2 चीजें बेहद अहम होती है, यह पता लगाना कि वारदात किसने और क्यों की, और ऐसे हमलों को दोबारा होने से रोकने के उपाय। हर मुद्दे और युद्ध को शांति के चश्मे से नहीं परखा जा सकता। आतंकवाद पर सख्ती जरूरी है, लेकिन देश के विकास के बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, शशि थरूर के इस बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। वो दिन कब आएगा जब वे मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं। जो जिम्मेदार हैं उससे पूछिए, इन डॉक्टरों को ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, क्या वजह थी? इसकी गहन जांच और अध्ययन की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार ने जाति की राजनीति को ठुकरा दिया। जिन लोगों को हार मिली उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर शनिवार को बिहार के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है, यहाँ के लोग दुनिया की राजनीति को समझते हैं। बिहार ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया। एनडीए ने बिहार में 243 सीटों में से 202 जीती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी का घर उड़ाने पर जम्मू कश्मीर के सीएम ने जताई आपत्ति, कहा इससे सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर स्थित उसके घर को ध्वस्त कर दिया। अब इस मामले पर राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब्दुल्ला ने उमर के परिवार के घर को गिराए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के काम सिर्फ लोगों में गुस्सा बढ़ाएंगे। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आतंकवाद इन कदमों से रुक जाता तो यह बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद कुछ समय पहले ही कम हो गया था और इसके लिए किसी का घर उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा का विवादित हांडी खेड़ा बाबा राजस्थान में फंसा, पुलिस मिलिट्री ने जगह खाली करने को कहा, चेला सजा याफ्ता मिला, ग्रामीण बोले बाबा फर्जी है।
जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सिरसा में विवादों में घिरने के बाद ठिकाना बदल रहा संजय भगत उर्फ हांडी खेड़ा बाबा राजस्थान के बीकानेर में भी फंस गया। यहाँ बाबा का विरोध शुरू हो गया। जांच में बाबा का एक सेवादार जानलेवा हमले में सजा याफ्ता मिला। बाबा को जगह खाली करने को कहा गया क्योंकि यह मिलिट्री फायरिंग रेंज के पास है। हांडी खेड़ा बाबा के दरबार में उपचार के नाम पर महिलाओं के निजी अंगों से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद सिरसा के ग्रामीणों ने विरोध कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई में बैंक अकाउंट 1 दिसंबर से नहीं भेज पाएंगे पैसे, बंद होने जा रही है यह सर्विस। बैंक ने बताया फंड ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका भी। जी हाँ दोस्तों, अगर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में आपका बैंक अकाउंट है तो आपके लिए 2 तारीख बहुत खास है। दरअसल दोस्तों 16 नवंबर से एसबीआई की कई सर्विसेज अस्थायी तौर पर बंद रहेगी। वहीं 30 नवंबर के बाद से बैंक की एक सर्विस स्थायी तौर पर बंद हो जाएगी। एसबीआई की यूपीआई, आईएमपीएस, योनो, इंटरनेट बैंकिंग, निफ्ट और आरटीजीएस की सर्विस 16 नवंबर 2025 की रात करीब 95 मिनट के लिए बंद रही। बैंक की ओर से इस बारे में ग्राहकों को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। सिस्टम मेंटेनेंस के लिए बैंक की ओर से 16 नवंबर की रात 1:10 से 2:45 तक बैंक की इन सर्विसेज को बंद रखा गया था। वहीं दोस्तों 1 घंटे तक एटीएम सर्विसेज को भी बंद रखा गया। इस दौरान एटीएम के कैश विड्रॉल नहीं किया जा सका। यह सर्विस तो अस्थायी तौर पर रुकी थी, लेकिन कुछ सेवाओं को बैंक ने स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। जैसे कि दोस्तों एसबीआई ने 1 दिसंबर से एम कैश फीचर को बंद करने का फैसला लिया है। बैंक ने साफ कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद एम कैश की सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोना 4,694 रुपए महंगा होकर 1.25 लाख पर पहुंचा। चांदी 11,092 रुपए महंगी हुई। 2025 में गोल्ड 48,632 रुपए और सिल्वर 73,350 रुपए बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के दाम में बीते 3 हफ्ते से लगातार गिरावट के बाद चौथे हफ्ते बड़ी तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 7 नवंबर को सोना 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो कि अब 4,694 रुपए बढ़कर 1,24,794 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमतें भी पिछले 7 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ी है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,48,275 रुपए थी, जो कि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 14 नवंबर तक 11,092 रुपए बढ़कर 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। करणी सेना का सीएम हाउस की ओर कूच, पुलिस ने रोका, बोले मांगे नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे, 10 दिन का मिला आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में करणी सेना के आंदोलन के बीच भेजा गया 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस से लौट आया है। मुख्यमंत्री मौजूद न होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अधिकारियों ने करणी सेना पदाधिकारियों से बातचीत की और 25 नवंबर तक हरदा प्रकरण सहित अन्य मांगों के समाधान का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल के लौटते ही कार्यक्रम स्थल पर इसकी घोषणा कर दी गई। वहीं दोस्तों इसके पहले करणी सेना खुशीलाल ग्राउंड में अपनी 15 मांगों को लेकर बड़ा क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन कर रही थी। संगठन ने दावा किया था कि 2 बजे तक सीएम ऑफिस से कोई अधिकारी न आए तो वे आगे की रणनीति तय करेंगे। 3 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आया तो कार्यकर्ता सीएम हाउस की ओर कूच करने लगेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेजी से बढ़ रहा यूज्ड कार मार्केट 2030 तक हो जाएगा डबल, होगी 10 मिलियन कारों की सेल। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान देश में सेकेंड हैंड प्री ओन्ड कारों का मार्केट तेजी से बढ़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में प्री ओन्ड कार का बाजार 5.9 मिलियन यूनिट्स पर रहा। इसके 10% CAGR से बढ़कर साल 2023 तक 9.5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने की संभावना है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस और फॉक्सवैगन प्री ओन्ड सर्टिफाइड की इंडियन ब्लू बुक रिपोर्ट में इसको लेकर अनुमान जताया गया है। पुरानी कारों का बाजार तेजी से बढ़कर दुगना होने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी सेकंड हैंड वाहन खरीदना सही मानते हैं या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में मदद करेगा अमेरिका, साउथ कोरियाई मंत्री बोले, यह किम जोंग उन की नींद उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां यानी कि अटैक सबमरीन बनाने की इजाजत दे दी है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को जारी किए गए एक लेटर में बताया कि अमेरिका इन पनडुब्बियों के लिए फ्यूल देने के साथ तकनीकी सहयोग भी करेगा। दरअसल दोस्तों पिछले महीने हुए व्यापार समझौते के तहत साउथ कोरिया अमेरिका में 29.58 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसमें 16.9 लाख करोड़ रुपए नगद और 12.68 लाख करोड़ रुपए जहाज निर्माण में लगेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेज प्रताप बोले, एक इशारा, जय चंदो को जमीन में गाड़ देंगे। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा, बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात पर मन में आग।
जी हाँ दोस्तों, लालू परिवार में मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा है। परिवार पार्टी से बेदखल तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के परिवार पार्टी छोड़ने के पूरे विवाद से खफा है। इंस्टा पर उनकी पार्टी की ओर से देर रात एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें घटना पर प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि पिताजी, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री, हिमाचल का तापमान -6.6 डिग्री, एमपी के 4 जिलों में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे, दिल्ली में एक्यूआई लेवल 450 के पार। जी हाँ दोस्तों, शीतलहर ने मैदानी राज्यों में ठुठुरन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और बिहार, झारखंड में ठंड बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क गया है। राजस्थान के सीकर, फतेहपुर में 5 डिग्री और सीकर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। वहीं दोस्तों, रीवा और नौगांव में पारा 7 डिग्री के आसपास चल रहा है। उधर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 0 या उससे नीचे दर्ज किया गया। ताबो में सबसे कम तापमान -6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। रविवार सुबह 8:30 बजे तक एक्यूआई लेवल 450 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंश्योरेंस से होने वाले हेल्थ क्लेम सेटलमेंट में आएगी तेजी, सरकार ने फायदा देने के लिए दबाव बनाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों से नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में शामिल होने में तेजी लाने, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करने और निबार्थ कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग जैसे उपायों को तेजी से लागू करने को कहा है, जिनसे कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सभी की पहुंच में लाया जा सके। यह जानकारी शुक्रवार को आधिकारिक बयान में दी गई। दरअसल दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम नागराजू ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान हेल्थ सेक्टर में महंगाई और बढ़ते हुए प्रीमियम कॉस्ट जैसे मामलों पर चर्चा की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनभद्र हादसे में खनन कंपनी के मालिक समेत 3 पर एफआईआर, एक मजदूर की मौत, रेस्क्यू जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर बड़ा खदान हादसा हो गया। करीब 3 बजे खनन के दौरान एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा, जिससे मौके पर काम कर रहे लगभग 1.5 दर्जन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत की पुष्टि के बाद मृतक के भाई छोटू यादव की तहरीर पर ओबरा कोतवाली में माइनिंग कंपनी के मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हादसे के दूसरे दिन भी घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान जारी रहा। दरअसल दोस्तों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है। खदान की गहराई लगभग 300 फीट बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव, शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक होगी। सर्दियों के दौरान लागू रहेगा नया टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अटारी वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में समय में बदलाव किया है। बढ़ती ठंड और दिन छोटे होने की सूरत में दिन की रोशनी और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लागू किया गया। दरअसल दोस्तों, बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि नए नियमों के अनुसार सेरेमनी 4:30 बजे शुरू होगी और 5 बजे समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे स्मारक न्यास का प्रमुख नियुक्त किया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन कर शिवसेना प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का स्मारक मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क स्थित महापौर बंगला स्थल पर बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, अक्टूबर में 22.17 हजार करोड़ का इंपोर्ट किया। ट्रंप प्रतिबंधों का असर दिसंबर में दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार आपत्तियों के बावजूद रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अक्टूबर में रूस से $2.5 बिलियन, करीब 22.17 हजार करोड़ रुपए वैल्यू का कच्चा तेल देश में आया, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। यह जानकारी हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर में अपनी रिपोर्ट में दी है। दरअसल दोस्तों, सीरा के अनुसार चीन $3.7 बिलियन यानी करीब 32.82 हजार करोड़ रुपए के इंपोर्ट के साथ पहले नंबर पर है, वहीं दूसरे नंबर पर भारत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 20,000 शिवसैनिक, 55 शाखा प्रमुख और विधानसभा प्रत्याशी सामूहिक इस्तीफे से शिवसेना में मच गई हड़कंप। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित शिवसेना को तगड़ा झटका लगा है। सोलापुर जिले की करसला नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा
का। करमला विधानसभा के चुनाव लड़ चुके दिग्विजय बागल ने 55 शाखा प्रमुखों और करीब 20,000 शिव सैनिकों के साथ सामूहिक इस्तीफा भेजकर पार्टी से नाता तोड़ लिया। बागल के इतना बड़ा कदम उठाने से स्थानीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राबड़ी आवास खाली, रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली रवाना। रोहिणी बोली, मुझे गंदा कहा, मारने के लिए चप्पल उठाई, कहते थे टिकट पैसे लेकर गंदी किडनी दे दी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 नेशनल मीडिया पोस्ट पर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई जब अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। वहीं दोस्तों, रविवार सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट करके कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन न हो। इस पोस्ट के बाद रोहिणी ने लालू को किडनी देने वाले फोटो वीडियोस को फेसबुक पर पिन भी किया। अगली खबर, भयंकर क्रैश, फूटने लगे बुलबुले, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन ही बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहले सोना चांदी और अब प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम होती जा रही है, लेकिन इस भयंकर क्रैश के बाद भी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पर भरोसा है। उन्होंने अपनी एक नई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिटकॉइन क्रैश हो रहा है और हर चीज के बुलबुले फूट रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें बेच नहीं रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बताया इसके पीछे का बड़ा कारण भी। इससे पहले भी बीते दिनों रॉबर्ट कियोसाकी ने क्रैश वार्निंग से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में समुद्रयान आकार ले रहा, इसके 50% हिस्से स्वदेशी। ये खास वैज्ञानिक पनडुब्बी 4 घंटे में 6 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में समुद्रयान आकार ले रहा है। इस वैज्ञानिक पनडुब्बी के हिस्से असेंबल हो रहे हैं। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि पहले समुद्रयान के 100% पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन कोविड और जियोपॉलिटिकल कारणों से पार्ट्स नहीं मिल पाए। नतीजन अब 2025 में समुद्रयान के 50% हिस्से भारतीय संस्थानों ने ही तैयार किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर बोले, पिच बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी थी, पिच मुश्किल थी पर खेलने लायक थी। भारत 15 साल बाद घर में साउथ अफ्रीका से हारा। जी हां दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारत 124 रन से छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 93 रन पर ऑल आउट हो गया। मैच के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि पिच मुश्किल थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि उस पर खेला ही न जा सके। गंभीर ने कहा कि यह विकेट अनप्लेएबल नहीं था, हमने जो पिच मांगी थी हमें वही मिली। क्यूरेटर सुजान मुखर्जी से पूरा सहयोग मिला। जिस बल्लेबाज ने डिफेंस के साथ खेला उसने रन बनाए। उन्होंने टेम्बा बाउमा और भारत के वाशिंगटन सुंदर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ट्रैक पर टिक कर खेलने वालों ने स्कोर किया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, टेम्बा बाउमा ने 55 रन की नाबाद पारी खेली और भारत के वाशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों पर 31 रन बनाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद कोच गौतम गंभीर और सौरव गांगुली आमने सामने हुए। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को कोलकाता में एक बेहद नजदीकी मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में मिली हार को लेकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर सहित पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और कई दिग्गज नाराज नजर आए। बड़ी बात यह है कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोच पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर दिए। गांगुली ने सीधे तौर पर टीम की रणनीति पर सवाल उठाए। सौरव गांगुली ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए कहा कि मेरे पास गंभीर के लिए काफी वक्त है, उन्हें अपने लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, जो कि 5 दिनों का टेस्ट मैच खेले, ना कि 3 दिनों में टेस्ट खत्म कर दे। उम्मीद करता हूं कि गंभीर यह सुन रहे होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजा राम मोहन राय को दलाल कहने वाले शिक्षा मंत्री पलटे। परमार ने अब कहा गलती से बोला। टीएमसी सांसद बोले ये भाजपा की बांग्ला विरोधी मानसिकता है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कहा था। परमार ने रविवार को एक वीडियो में कहा, कल आगर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में उनके जीवन पर बोलते समय संदर्भों के क्रम में मुझसे गलती से राजा राम मोहन राय के बारे में गलत शब्द निकल गए। इसके लिए मुझे अत्यंत दुख है और मैं प्रायश्चित करता हूँ। राजा राम मोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूँ। त्रुटिवश यह बयान मेरे मुंह से निकल गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्राइवेट सेक्टर का भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक का नाम क्या है भारत में, तो जल्दी से उस बैंक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।